ये बात है 6 अगस्त 1945 की, जब अमेरिका ने जापान के एक फेमस शहर हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का एक एटॉमिक हमला किया, जहां पलक झपकते ही लगभग 70 से 80 हजार लोग मारे जाते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 अमेरिका ने एक और एटॉमिक बम जापान के दूसरे मशहूर शहर नागासाकी पर गिराया। इन दोनों एटॉमिक अटैक से लगभग 1.5 लाख लोग तुरंत मारे गए और आने वाले समय में इनकी रेडिएशन से और भी कई जाने गई। बीमारियां आई, बच्चे डिसेबल पैदा होने लगे थे। लेकिन आप सोच रहे होंगे आज के जापान को देखकर ऐसा तो कुछ लगता ही नहीं, तो कैसे जापान वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतना रैपिड रिकवरी कर सका, और क्या इसमें किसी ने इसकी मदद भी की थी? तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान पूरी तरह तहस नहस हो चुका था। लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि जापान कभी पहले जैसा या उससे भी अच्छा कभी हो पाएगा, और इसमें जापान को कई साल भी लग सकते थे। लेकिन जापान कुछ ही दशकों में एक बार फिर से पहले जैसा बन के उभरता है। तो बात है सितंबर 1945 की, जब जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर कर दिया था। तब अलाइड पावर के सुप्रीम कमांडर जनरल डगलस मैकआर्थर, जो लीडर थे अमेरिकन ट्रूप्स के, उन्होंने और अलाइड पावर ने 3 सालों तक एक ही मकसद पर काम किया, जो था जापान को दोबारा कभी पावर में नहीं आने देना, ताकि वो दोबारा कभी वॉर स्टार्ट ही न कर सके। इसलिए उन्हें एक नया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाता है और जापान को आर्म फोर्स रखने पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। न्यू पार्लियामेंट, जिसका नाम था डाइट, उसकी स्थापना की जाती है और मिनिस्टर केवल पार्लियामेंट के मेंबर में से ही कोई बन सकता था। तो इसके हिसाब से उन्हें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिली। थ्रोन पर एम्परर हिरोहितो को ही रहने दिया जाता है, लेकिन केवल फॉर्मेलिटी के लिए। आर्मामेंट इंडस्ट्री और नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिसमेंटल कर दी जाती है। वॉर में लड़ने वाले लीडर्स को उनकी पोजीशन से हटा दिया जाता है। एक इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश की जाती है, जिसमें वॉर क्राइम के एक्यूज्ड को सजा दी जाती है। वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर तोजो और 6 अन्य को फांसी पर लटका दिया जाता है और 16 अन्य लोगों को लाइफ टाइम इम्प्रिजन का ऑर्डर सुनाया जाता है। इस पूरे टाइम पीरियड में अमेरिकन्स जापान के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज कर देते हैं, बट वो जापान की इंडस्ट्री को रिस्टोर करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। पर कुछ समय बीत जाने पर अमेरिका ने जापान की इकोनॉमिक पर भी ध्यान दिया, परंतु वो जिसने 2 एटम बम गिराए वो अब उनकी सहायता क्यों कर रहे थे? तो 1948 यह एक ऐसा दौर था जब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कई चेंजेस आए थे, और यही कारण था कि अमेरिका जापान की हेल्प करना चाहता था। परंतु आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक मेजर चेंज ये था कि यूएसएसआर में कम्युनिस्ट सोवियत की शुरुआत 1949 में होती है। यह टाइम तब का है जब यूएसएसआर और यूएसए के बीच कोल्ड वॉर हो रहा था, और यूएसए को इस बात की हेडेक हो रही थी कि अब चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी का आगमन हो रहा था, क्योंकि यूएसए को इंडियन ओशियन में इंटरेस्ट और हेजेमनी को सिक्योर करने के लिए एक अच्छी एलाइड पावर की जरूरत थी। इसलिए वह जापान को इतना सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि आगे चल के जापान उसकी हेल्प कर सकता है। तभी यूएसए के सपोर्ट से 1957 में जापान एक बार फिर अपने 1936 वाले इंडस्ट्रियल लेवल को टच कर लेता है। लेकिन कैसे? जापान की रिकवरी में सबसे अहम था यूएसए, जो जानता था साउथ ईस्ट एशिया में हेल्दी एंड डेवलप्ड जापान कम्युनिस्ट को रोक सकता है, जिसके लिए जापान को हायरार्किकल और सेमी फेडरल स्ट्रक्चर से बाहर आना होगा। एग्जाम्पल से देखें तो जापान में जो हेल्दी लैंड ओनर थे, उनके पास कई जमीनें थी। वह इन जमीनों को रेंट पे लगा के खुद शहरों में रहते थे। इस तरह ज्यादातर रेंटल्स केवल सब्सिडेंस फार्मिंग कर सकते थे। बट जापान में लैंड रिफॉर्म प्लान इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें लैंड ओनर से लैंड लेके रीजनेबल अमाउंट पर टीनेंट को बेच दिया जाता है। इस तरह एक नई क्लास तैयार होती है, जिसमें ये फार्मर्स थे। लैंड रिफॉर्म एक सक्सेसफुल प्लान था, और गवर्नमेंटल हेल्प जैसे सब्सिडी और रेगुलेशन से फार्मर एक नए प्रोस्परस और इन्फ्लुएंशियल ग्रुप की तरह उभरती है। जापान के मेजर इकोनॉमिक पार्ट को जेवस्तु कंट्रोल करती थी, जिसे डिसॉल्व कर दिया जाता है। लेकिन ये जेवस्तु है क्या? इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल इंटीग्रेशन
इंटीग्रेटेड बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स का एक ग्रुप, जिनका इन्फ्लुएंस जापान की पॉलिटिक्स की तरफ भी रहता था। आप कह सकते हैं कि यह उस समय डोमिनेंट थे, लेकिन अमेरिकन मोनोपोलिस्ट एंड रिस्ट्रिक्टिव बिजनेस प्रैक्टिस को अच्छा नहीं समझते थे। उनका मानना था कि यह सब इनएफिशिएंट और कॉर्पोरेसी के जैसा है और इसलिए यह एंटी डेमोक्रेटिक भी था। तो अमेरिकन्स ने जयवस्तु को खत्म किया और बाद में जापानीज पॉलिटिकल सिस्टम को डेमोक्रेटिक किया जाता है और जापान की हेल्प भी करते हैं। जैसे जापानी गुड को फेवरेबल अमाउंट पे अमेरिकन मार्केट में एंट्री दी जाती है और अमेरिका लगभग 1.9 बिलियन डॉलर असिस्टेंट के रूप में खर्च करता था। यह कुछ इस प्रकार से डिवाइडेड है कि उन्हें फूड पर 59%, इंडस्ट्रियल मटेरियल पर 15% और ट्रांसपोर्ट पे 12%। 1946-47 टू 1948-54 तक जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिगेरू योशिदा और एक इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं गाइडेंस में। इनकी पॉलिसी को योशिदा डॉक्ट्राइन कहते हैं और इनका मानना था कि जापान को अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने चाहिए और साथ ही इकोनॉमी को डेवलप करना चाहिए, ना कि ट्रू एक्टिव फॉरेन पॉलिसी परस्यू करने का। 1949 में पीएम योशिदा एक नई मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और इंडस्ट्री यानी MITI का क्रिएशन करते हैं। इस कमीशन गवर्नमेंट और बड़े बिजनेस के बीच क्लोज कोऑपरेशन के थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना था। MITI सफलतापूर्वक मैन्युफैक्चरिंग और हैवी इंडस्ट्री को प्रमोट करती है और साथ ही एक्सपोर्ट को प्रोत्साहन भी देती है। दोस्तों, जापानीज रिकवरी में 1950 से 1953 तक चले कोरियन वॉर ने भी अहम भूमिका निभाई थी। जी हाँ, क्योंकि वॉर के दौरान जापान को यूनाइटेड नेशन की फोर्स बेस की तरह इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जापानीज मैन्युफैक्चरर इन्हें कई तरह के मटेरियल और सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और खुद के बिजनेस को इम्प्रूव करते हैं। साथ में USA के साथ क्लोज रिलेशन के चलते जापान की सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा जाता है। इसी वजह से जापान आर्मामेंट पर खर्च करने की जगह इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर पाता है। इसी तरह कोरियन वॉर जापान के लिए फायदे का सौदा साबित होती है। दोस्तों, जापान की ज़्यादातर इंडस्ट्री वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, इसलिए फैक्ट्री और प्लांट को नई टेक्नोलॉजी के साथ फ्रेश शुरुआत करने का मौका मिलता है। 1959 में गवर्नमेंट होम मार्केट और एक्सपोर्ट दोनों के लिए ही हाई टेक्नोलॉजी गुड पर फोकस करने का फैसला करती है। डोमेस्टिक कंज्यूमर मार्केट को 1960 में शुरू किए गए एक और गवर्नमेंट इनिशिएटिव से बूस्ट मिलता है। इसके तहत नेक्स्ट डिकेड में लोगों की इनकम डबल करने का लक्ष्य रखा जाता है। लोगों की इनकम बढ़ने से इंडस्ट्रियल गुड के डिमांड भी बढ़ने लगते हैं, साथ ही में एक्सपोर्ट मार्केट की भी डिमांड बढ़ने लगती है। जापानीज प्रोडक्ट अपनी हाई क्वालिटी और रिलायबिलिटी के चलते एक अलग पहचान बना लेते हैं और फॉरेनर मार्केट में इनकी डिमांड रैपिडली इंक्रीज होती है। 1960s के दौरान जापानीज मार्केट 15% से ज़्यादा के मैनुअल रेट से एक्सपेंड हुआ और 1972 तक जापान वेस्ट जर्मनी को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक बन जाता है। जापानीज इंडस्ट्री शिप बिल्डिंग, रेडियो, टेलीविजन, कैमरा, स्टील, मोटरसाइकिल, मोटर कार के सेक्टर में स्पेशलाइज होती जाती है। जापान की इस रिकवरी में बड़ा हाथ यहाँ रहने वाले स्टेबल गवर्नमेंट का भी है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी इस समय डोमिनेट कर रही थी, जो कि कैरेक्टरिस्टिक से कंजर्वेटिव और प्रो बिजनेस थी। फार्मर का भी सपोर्ट हासिल था, जिसका कारण अमेरिका द्वारा लाया लैंड रिफॉर्म था। इसके साथ साथ फार्मर को डर था कि अगर सोशलिस्ट पार्टी पावर में आती है तो लैंड को नेशनलाइज कर सकती है। इस वजह से लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी 1952 से 1993 तक पावर में रहती है। जापान में लेफ्ट का फ्रैगमेंट भी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की सक्सेस का कारण बनता है। जापान को एजुकेशन सिस्टम के मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। जापान को टेक एडवांस इकोनॉमिक बनाने के पीछे यहाँ का हाईएस्ट लिटरेसी रेट और हाईएस्ट एजुकेशन स्टैंडर्ड अहम कारण थे। जेवास्तु को तो वॉर के बाद डिसॉल्व कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद बहुत सी इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज एक साथ आकर मोस्ट एफिशिएंट यूनिट बनाते हैं। उन्हें कैरेफ्तु कहा
जाता है। यह लार्ज मॉडर्न इंटरप्राइजेज ग्रुपिंग थी जो जापान की इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी बढ़ाती थी। इस दौरान जापान की पोस्ट और इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे बहुत सारे कारण थे, जैसे वेस्ट इंपोर्ट टेक्नोलॉजी और क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक, यूएसए के साथ क्लोज इकोनॉमिक और डिफेंस कोऑपरेशन, इंपोर्ट के लिए नॉन टैरिफ बैरियर और लंबे वर्किंग आवर। जापानीज कॉरपोरेशन लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट के सिस्टम के जरिए लॉयल और एक्सपीरियंस्ड वर्कर फोर्स को रिटेन करने में कामयाब रहते थे। इससे इनके एम्प्लॉय को सेफ जॉब का इंश्योरेंस मिलता है और बदले में देर तक काम करवा पाते हैं। इस तरह जापानीज इंडस्ट्री तेजी से ग्रोथ करती है। ये तो बात हुई जापानीज रिकवरी के पीछे के बड़े कुछ कारण। अब इस इकोनॉमिक सक्सेस के स्टेजेस की बात करते हैं। एमर्जेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग जापान। दोस्तों, वॉर के तुरंत बाद के कुछ वर्षों तक तो खोई हुई इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को रीबिल्ड करने में लग जाते हैं। इस दौरान इलेक्ट्रिक पावर, कोल, स्टील एंड केमिकल जैसे सेक्टर में मेजर रिफाइनमेंट होते हैं। 1953 से 1965 के बीच जीडीपी 9% से विकसित हुई थी और देखा जाए तो माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग एरिया में 13% से ग्रोथ हुई थी और इंफ्रास्ट्रक्चर में 12% से ग्रोथ हुई थी। 1965 में यह सेक्टर एम्प्लॉयमेंट को कई गुना बढ़ा रहे थे। वहीं फार्मिंग सेक्टर में 26%। लाखों संख्या में फार्मर्स और सोल्जर ने वर्कफोर्स को ज्वाइन किया, जिससे जापान को एजुकेटेड वर्कफोर्स मिला। मिड 1960s जापान इकोनॉमिक को ओपन कर दिया जाता है। इंटरनेशनल कंपटीशन इन सम इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ ही केमिकल एंड इंडस्ट्री को डेवलप करना भी शुरू किया जाता है। जापानीज टेक्सटाइल, लाइटिंग, मैन्युफैक्चरिंग की इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी और ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, मशीन टूल जैसे प्रोडक्ट की नेसेसिटी दिखने लगी थी। जीएनपी जापान का 1/10 था और जापान 1980s में इकोनॉमिक में पीक पर जा चुका था। अपने ह्यूज एक्सपोर्ट से जापान इनॉर्मस ट्रेड सरप्लस एंजॉय कर रहा था। यहाँ तक जापान अब अंडर डेवलप्ड नेशन को डेवलपमेंट एड भी प्रोवाइड करने लगा था। देखिए कैसे किसी समय जापान को कभी डेवलपमेंट एड की ज़रूरत थी, आज वही औरों को एड दे रहा था। इसमें सबसे बड़ा हाथ था जापान के इंजीनियर सेक्टर का, जो 54 किलोमीटर लंबा टनल होन्शु से होकाइडो तक 21 ईयर में बनती है। ये अपने समय से लंबी टनल भी थी। तो आपने देखा कैसे 1945 से आज तक जापान अपने आप को सक्सेस तक ले आया। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।